बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर आपका रैपिड रिवीजन में चलने वाला है जिसमें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर ओवर कर दिया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी टॉपिक्स जो है वो कटेगा नहीं, पूरा का पूरा मैं टॉपिक समझाऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से हो और कोई भी चीज छूटे भी ना। अच्छा, जिन बच्चों को लेंदी वीडियो चाहिए, हर एक चीज का अच्छे से डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके 2 पार्ट में वीडियो उसको आप देख सकते हैं। और रैपिड रिवीजन करना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? लेखन कला और शहरी जीवन, जिसको इंग्लिश में बोले तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ कहते हैं। ये किसके ऊपर बेस करता है भाई? मेसोपोटामिया के ऊपर बेस करता है। मेसोपोटामिया एक जगह है जो कि 2 नदियों के बीच में है, दजला और फरात नदी के बीच के भूभाग को हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामिया का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैप है, यहाँ पर मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामोस। मेसोस जो कि यूनानी भाषा है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है, और ऐसे ही पोटामोस भी यूनानी भाषा है। इसका अर्थ की अगर मैं बात करूं, मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी। आगे बात करते हैं लेखन कला शहरी जीवन में। मेसोपोटामिया का जो अर्थ है कुछ और वर्ड में अगर हम देखें, कुछ और आसान भाषा में अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसोस और पोटामोस। आप इसको इस तरीके से करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ ये होता है 2 नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और ये जो नदी है दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, इस तरीके से दजला है, फरात है, मारी है, बेबीलोन है, उर है, उरुक है, इस तरीके का है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब समझिए मेसोपोटामिया का क्या मतलब है। अभी जो जस्ट हमने जो चीज समझाया ये वही चीज है। इसको जितना भी इजी लैंग्वेज में समझा सकता था उसको इस तरीके से करके समझाया गया है। 2 नदियों के बीच के भाग दजला और फरात नदी हो जाएगा जो कि इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी। देखिए, शहरी जीवन की शुरुआत अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेसोपोटामिया एक प्रकार का शहर था, एक प्रकार का शहर जैसा क्षेत्र था, तो इस वजह से कहते हैं कि शहरी जीवन की अगर शुरुआत की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दुनिया में सबसे पहले शहरों की जो शुरुआत हुई थी यहीं पे हुई थी। और व्यापार यहाँ का मतलब जो भी चीज हमें देखने को मिला यहाँ पे, जैसे यहाँ के जो लोग हैं मिलजुल कर रहते थे, व्यापार करते थे और कानून के अनुसार अपना जीवन गुजारते थे, ठीक है। पुरातात्विक अगर मैं खोजों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिली है। मेसोपोटामिया में खुदाई जो की गई थी 1840 में की गई थी। खुदाई में वहां पर मंदिर मिला, महल मिला, मूर्तियां मिली, ईंटों पर लिखी गई चीजें मिली। अच्छा, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि मेसोपोटामिया में खुदाई कब की गई थी? 1840 में की गई थी। आगे बात करते हैं लेखन और लेखन प्रणाली और साहित्य की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो किलाक्षर नामक लिपि पर लिखा जाता था। एक प्रकार का ये समझे कि मिट्टी को एकदम बारीक वो करके, मिट्टी को एकदम बारीक करके उसमें पानी वगैरह डाल करके उसको एक प्रकार की पट्टी बना ली जाती थी और उसके बाद सरकंडे के बाद से उस पर लिखा जाता था। आगे चल के उसको पका लिया जाता था, सुखा दिया जाता था और इस तरीके से है ना चीजें हो जाती थी। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ की जो साहित्य लिपि देखने को मिली है वहां पर साहित्य, धर्म, ठीक है, गणित, खगोल शास्त्र यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा था। उनकी लेखन प्रणाली भूमध्य सागर, सीरिया, तुर्की, मिस्र, इन सब आसपास के जगहों पर भी फैल गई थी। अगर मैं बात करूं इस समय के क्षेत्रकाल की तो देखिए सबसे प्राचीन जो है यहाँ पे सुमेर और अक्कद है जो कि यहाँ के दक्षिणी भाग में है। 2000 ईसा पूर्व के बाद इसको बेबीलोन कहा जाने लगा था। अब इस भाग को यही नाम से जाना जाने लगा था। और 1100 ईस्वी के बाद असीरियाओं ने क्या किया, उत्तर के साइड में कब्जा कर लिया, उत्तर की दिशा में कब्जा कर लिया और एक नया राज्य बना दिया। इसी वजह से उसको असीरिया कहा जाने लगा था। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया को कुछ खास बातें, जैसे शब्दों का अर्थ तो हमें पता लग गया, 2 नदियों के बीच के भाग को इंगित करता है। प्राचीन सभ्यता में से एक है, यहाँ पे शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। लेखन प्रणाली वहां पर क्यूनिफॉर्म लिपि है। साहित्य और ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, धर्म, ये सब चीज में उन्नत है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 5वां है व्यवस्थित यहाँ पर शासन है, जैसे कानून, कर व्यवस्था, राजा के अधीन प्रशासन, ये सब चीज अच्छा खासा चलता था, ठीक है। मंदिर और महल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिरों को ही जुगरात कहा जाता था और बड़े बड़े महल भी देखने को मिले हैं। आर्थिक गतिविधि भी यहाँ पे हुआ करते थे, जैसे लोगों की खेती बाड़ी, ठीक है, और पशुपालन, व्यापार, कारीगरी, ये सब चीजें वहां पे चलती थी। पहियों की अगर मैं बात करूं, पहियों और गणना की, तो दुनिया का सबसे पहला पहिया अगर देखा जाए तो यही बना था। और घंटा मिनट की गणना, जैसे
1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना, 1 मिनट को सेकंडों में कन्वर्ट करना, इस तरीके की चीजें चली थी। और साथ ही साथ कैलेंडर की भी शुरुआत यहीं पे हुई थी। संपर्क और प्रसार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए संपर्क के आसपास के क्षेत्रों में जैसे मिस्र, सीरिया, तुर्की, इन जैसे जगहों पर इनका जो ज्ञान है, इनकी जो लिपि है, धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई थी। मेसोपोटामिया की अगर मैं भाषा की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहली भाषा जिसको हम फर्स्ट नोन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, सुमेरियन भाषा है। फिर अक्कदी भाषा आई और फिर अरामाइक भाषा आई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, जो कि 1000 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कई सारे क्षेत्रों में ये चीजें बोली जाती हैं। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के मुख्य स्रोत की बात करूं तो सबसे पहले मिट्टी की पट्टिकाएं वहां पे देखने को मिली है। अच्छा, इन पर किलाकार लिपि में कुछ चीजें लिखी गई है, जैसे वहां का व्यापार, कानून, धर्म, जीवन शैली, ये सब चीज के बारे में। यहाँ पर सिलेंडर मोहरें भी मिली है, जिसको इस तरीके से है ना रगड़ दिया जाता था तो इस तरीके की चीजें छप जाती थी यहाँ पे। ठीक है, ये बेलनाकार होती थी, जो कि मुख्य रूप से व्यापारिक दस्तावेज पर लगाई जाती थी और इससे व्यापारिक लेन देन और जो संपत्ति की पहचान का पता चलता था। पुरातात्विक अवशेषों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए भवन मिला है, मंदिर मिला है, जुगरात मिला है, औजार मिला है, बर्तन मिले, ये सब चीजें वहां पे मिली है, जो कि उनके सांस्कृतिक जीवन और तकनीक के बारे में जानकारी देती है। जीवन शैली की अगर मैं बात करूं तो वहां पे देखिए जीवन शैली जो है, ठीक है, वो काफी अच्छी खासी थी। वहां पे शिलालेख, जिसको इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी कि पत्थर भवनों पर खुदे हुए लेख देखने को मिले हैं। इनसे शासकों तथा युद्धों तथा धार्मिक मान्यताओं का भी ज्ञान देखने को मिला है, क्योंकि राजा महाराजा शिलालेखों पे चीजें लिखवा दिया करते थे। वहां पे पुराने नगर के खंडहर भी देखने को मिले हैं, जैसे उर, उरुक जैसे प्राचीन नगरों के अवशेष भी देखने को मिले हैं, जो कि उनके शहरी जीवन और नगर नियोजन की जानकारी देता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, तो देखते हैं। सबसे पहले अर्थ तो आपको पता ही चल गया है। आगे मुख्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सुमेर और अक्कद वहां का मुख्य क्षेत्र है। बेबीलोनिया आगे चल के इसको कहा जाने लगा था। उत्तर के भाग में असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए इसको असीरिया कहा जाने लगा था। और वहां पे प्राचीन जो नगर है, जैसे उर, उरुक, मारी, जो कि वहां के प्राचीन नगर है, और इन सभ्यताओं का जो निर्माण किया गया था लमसम 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे पूर्वोत्तर का जो भाग है, जैसे हमने उत्तर में बात किया असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया, दक्षिण में बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। अगर मैं पूरब की बात करूं तो वहां पे ऊंचे नीचे पहाड़ के मैदान है, हरे भरे, वहां पे पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, साथ ही साथ जंगली फूल इत्यादि भी है। और वहां पे खेती की शुरुआत 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्टेपी घास के मैदान है, जहाँ पे पशुपालन अच्छी खासी की जाती थी। दक्षिण में खेती होता था, और अगर उत्तर की बात करें वहां पे पशुपालन अच्छा खासा होता था। दक्षिण का जो क्षेत्र है, खासकर इस साइड का पश्चिम दक्षिण का जो क्षेत्र है, वो है एक रेगिस्तानी इलाका, जहां पर देखिए पूरब और दक्षिण का जो कोना साइड है वहां पर खेती होती थी। दक्षिण और पश्चिम का जो साइड होता था वहां पे रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर शहर तथा लेखन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। फरात और दजला नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लेके आती थी, जिसकी वजह से आसपास की जो भूमि है उर्वरक बन जाती थी, जिसकी वजह से वहां पे खेती अच्छी खासी हो पाती थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत जो है काफी अच्छी खासी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर भेड़ बकरी स्टेपी घासों के मैदान में है ना हुआ करता था, और खास करके यहाँ पर इन मैदानों में अगर देखा जाए तो जानवरों को पाला जाता था, जिसकी वजह से दूध, मांस, ऊन, ये सब चीज वहां पे अच्छा खासा मिल जाता था। अन्य संसाधन की अगर मैं बात करूं तो नदियों से मछली पकड़ते थे, और गर्मी के समय में खजूर के पेड़ से खजूर लेते थे और उसको है ना सेल करते थे, उसको बेचने का काम करते थे। ठीक है, आगे बात करूं मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का अगर महत्व तो देखिए, यहाँ पे शहरों की शुरुआत उर, उरुक, मारी जैसे शहर यहाँ पे प्रसिद्ध थे। व्यवस्थित नगर थे, जैसे पक्के घर हो गए, सड़कें हो गए, जल निकासी जैसी सुविधाएं वहां पे देखने को मिली। ठीक है, व्यापार और अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वहां पे शहर व्यापार, खेती, दस्तकारी के केंद्र बने हुए थे। प्रशासन और शासन की अगर मैं बात करूं तो राजा और पुजारियों द्वारा यहाँ पे नगरों का प्रशासन चलाया जाता था। धार्मिक केंद्रों की बात करें तो यहाँ पे मंदिर काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, जहाँ पे पूजा पाठ ये सब चीज हुआ करता था। लेखन प्रणाली की शुरुआत करें तो यहाँ पे किलाक्षर लिपि थी, जहाँ पर कील के द्वारा यानी कि वही सरकंडे के द्वारा लिखा जाता था। और यहाँ पे कानून, व्यापार, इन सब चीज में काफी अच्छा खासा यूज किया जाता था लेखन प्रणाली का। नौकरी और वर्गों की बात करूं तो यहाँ पर किसान, व्यापारी, सैनिक, पुजारी जैसे अलग अलग लोग थे, और इनके जो काम थे बटे हुए थे। ज्ञान और संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो गणित, खगोल शास्त्र, साहित्य और कानून की शुरुआत इन्हीं नगरों में हुई थी। अब जिन बच्चों को नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पे जब आप उसको
अंदर एंट्री करेंगे तो वहां पे कोर्स मिलेगा, कोर्स पे इनरोल करना, वहां पे कंटेंट में जाना, चीजें आपको फ्री में देखने को मिलेगी। और ये अभी हाल फिलहाल में फ्री है, एक बात समझना, हाल फिलहाल में फ्री है। अगर जिन बच्चों को उसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए देखो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर जिन बच्चों को देख देख के लिखना है वो तो आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आपको, ठीक है, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, वहां से पेमेंट करेंगे और जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शहरों में माल की आवाजाही, ठीक है, तो यहाँ पर खनिज संसाधनों की कमी थी, वहां पे जैसे धातु पत्थर खनिज संसाधनों की कमी थी, जिसकी वजह से इन चीजों को अपने इधर के अनाज और जो दूध और ये सब जो मांस वगैरह थे इन लोग को बेचते, इन सब चीजों को बेचते थे और बदले में जो इनके पास नहीं होता था इन चीजों को खरीद लेते थे। दक्षिण क्षेत्र में निर्माण सामग्री का अभाव था, जैसे औजार मुहरे आभूषण बर्तन बनाने के लिए जरूरी पत्थर और धातुएं वहां पे उपलब्ध नहीं थी। लकड़ी की गुणवत्ता वहां पे अच्छी खासी नहीं थी, जैसे पोपलार और खजूर के जो पेड़ थे, ये जो लकड़ियां हैं पहिया बनाने के लिए और खास करके नाव बनाने के लिए अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से आसपास के क्षेत्रों से व्यापार किया करते थे। यहाँ पर धातु की कमी थी, जैसे तांबा रांगा चांदी सोना सिप्पी, ये सब चीजों की कमी थी। आगे आयात की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें अभी आपको मैंने बताई जो वहां पे नहीं थी, ये सब चीजें वो तुर्की ईरान खाड़ी पार देशों से मंगाया करते थे। और निर्यात के रूप में अगर मैं देखूं तो निर्यात क्या करते थे, मतलब बेचते क्या थे, ये कपड़ा बेचते थे, अनाज बेचते थे, ये सब चीजों को बेचते थे और जो इनके पास नहीं होता था उन चीजों को वो मंगा लेते थे। व्यापार के लिए ये जो नावों का प्रयोग करते थे जो कि सुलभ भी था और सस्ता भी था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो नदी मार्ग का उपयोग करते थे, जैसे दजला और फरात नदियां व्यापारिक जल मार्ग पर स्थित थी, जिसकी वजह से व्यापार अच्छा खासा हो पाता था। अब बात करते हैं लेखन कला और मेसोपोटामिया का, तो देखिए यहाँ पे आविष्कार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है लेखन कला का आविष्कार सबसे पहले माना जाता है। यहाँ पे प्राचीन पट्टिका जो है 3200 ईसा पूर्व में देखने को मिली है। साथ ही साथ चित्रलिपि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चित्रात्मक लिपि है। किलाकार लिपि की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन आगे चल के चित्रों का बना पाना का ज्यादा आसान नहीं था। इसी वजह से 3000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने किलाकार चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये कैसे लिखते थे, नरकट या बांस की कलम से गीली मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई जाती थी, उस पर लिख लिया जाता था और फिर उसको सुखाकर उसको पका लिया जाता था। और किलाकार लिपि जो कि दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एक को बोलते हैं क्यूनियस जिसका मतलब होता है खूंटी या कीला, और फॉर्मा मतलब होता है आकार, इसलिए इसे किलाकार के रूप में जाना जाता है। देखिए इस तरीके से लिखा जाता था। इतिहास का स्रोत जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इन्हीं पट्टिकाओं पर देखने को मिली है और लिखित दस्तावेजों के रूप में देखने को मिली है। अब बात करते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया और शहरी मंदिर और राजा की, तो देखिए 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया, ठीक है, जो कि आज की डेट में इराक में है, में लोग गांव में बसने लगे थे। धीरे धीरे ये गांव शहर में तब्दील होने लगे थे। कुछ बस्तियां जैसे उरुक लागास और समय के साथ बहुत ही अधिक विकसित होने लगे थे। अच्छा खासा यहाँ पर शहरी जीवन का विकास होने लगा था। अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो यहाँ पर जो शहर में मंदिरों को सबसे प्रमुख इमारत के रूप में देखा जाता था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाया जाता था। यह देवी देवताओं का केंद्र होता था। उर के मंदिर में चंद्र देवता जिसको नन्ना की पूजा की जाती थी और उरुक में इन्नाना की पूजा की जाती थी, जो कि युद्ध और प्रेम की देवी हुआ करती थी। ठीक है, आप इसको कह सकते हो उर के मंदिर में चंद्र देवता की पूजा होती थी और उरुक में इन्नाना की पूजा होती थी, जो कि युद्ध और प्रेम की देवी थी। अच्छा, मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, समय के साथ बहुत ही अधिक बड़े होते चले गए और भव्य यानी कि बहुत बड़ा होते चले गया। और मंदिर के चारों ओर कई सारे कमरे होते थे, आंगन होता था, जैसे कि आज की डेट में बड़े बड़े मंदिरों में आप देख सकते हो लोग मंदिर में अन्न दही मछली इत्यादि चीज को चढ़ाते थे और देवताओं को प्रसन्न करते थे। अब आगे बात करते हैं, शुरुआत में मंदिरों की पुजारी ही शहर का संचालन किया करते थे, लेकिन आगे चल के समय के साथ जो राजा है इस चीज का पद ले लेता है और अब राजा उस चीज का रूल करने लगता है, जो कि युद्धों में लोगों की रक्षा करता था राजा, और फिर वो मंदिरों पर भी अपना अधिकार कर लिया। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, मंदिर की संपत्ति और काम ये सब चीज किया करता था वो। ठीक है, और मंदिरों के पास खेत जानवर मछली पकड़ने के लिए स्थान हुआ करते थे। यह माना जाता था कि देवता ही इन सब के मालिक होते हैं और देवता के सेवक बनकर लोग हैं जो वहां पर काम किया करते हैं। ठीक है, मंदिर आर्थिक और धार्मिक जीवन का दोनों तरीके का केंद्र था, यानी कि मंदिर काफी बड़े होते थे और जो भी काम होते थे आर्थिक और धार्मिक सब वहीं से होते थे, लेकिन नियंत्रण किसका होता था, राजा का नियंत्रण होता था। आगे भूमि उपजाऊ होने के बावजूद में कई बार वहां पे खेती के संकट क्यों आ जाते थे, तो देखिए कई बार ऐसा होता था कि फरात नदी में अनियमित
जो जल है वो आ जाता था, जिसकी वजह से फसल डूब जाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जो नदियां अपना रास्ता मोड़ लेती थी, इसकी वजह से वहां पे सूखा पड़ जाता था, मतलब खेती नहीं हो पाती थी। कई बार वहां पे गांव बसते थे, उजड़ते थे, क्योंकि जब सूखा पड़ेगा तो लोग थोड़ी ना रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें थी। और कई बार मानव निर्मित भी समस्याएं थी, जैसे मान लेते हैं नदियों में पानी कम है तो ऊपर जो रहने वाले लोग हैं वो नदियों में बांध बनाकर पूरा पानी अपने तरफ से खींच लेते थे, जिसकी वजह से नीचे पानी नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से आपस में वो लड़ जाते थे। ठीक है, इस प्रकार की चीजें थी। आगे क्या लिखा हुआ है? पानी और जमीन को लेकर कई बार झगड़े भी अक्सर देखने को मिल जाते थे, और वहां पर युद्ध और लूटपाट भी होता था। जब कोई समूह लड़ाई जीत जाता था तो वो अपने साथियों को लूट का माल आपस में बांट देता था, और हारने वालों को बंदी बना लेता था। बंदी बनाए गए लोगों का उपयोग, जो कि चौकीदार, यानी कि कहा जाता है कि जब दो समूह मिलकर लड़ाई करते थे, ऐसे में जो हार जाता था उसको बंदी बना लिया जाता था, और उसके बाद उसको चौकीदार बना देते थे, उसको नौकर बनाकर काम करवाया करते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उर्क शहरों के बारे में। तो देखिए, उरुक उन दिनों सबसे पुराना मंदिर नगरों में से एक था। यहाँ से सशस्त्र योद्धाओं तथा मारे गए दुश्मनों के चित्र देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता लगता है कि लमसम 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर का विस्तार लमसम 250 हेक्टेयर तक हुआ था। ठीक है, इस विस्तार के कारण कई छोटे छोटे गांव उजड़ गए थे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो किस तरीके से इतना बड़ा है ये। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग अपना गांव छोड़कर विस्थापित होने लगे थे। उरुक का जो क्षेत्रफल है आगे चल के इतना विकसित हुआ कि मानो मोहनजोदड़ो का डबल हो गया था। उरुक की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत दीवार बनाई गई थी ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे। दक्षिण मेसोपोटामिया में मंदिरों का काम काफी अच्छी तरीके से हो पाता था, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर का काम है काफी बड़ा होता था, और इसकी वजह से जो युद्ध बंदी थे, यानी कि युद्धों में बनाए गए जो बंदी हुआ करते थे, उनसे काम लिया जाता था, स्थानीय लोगों से काम लिया जाता था। काम के बदले उनको अनाज दिया जाता था। अनाज जो देते थे बकायदा उसकी सूची होती थी। मंदिर निर्माण का कार्य कई वर्षों तक चलता था। कहा जाता है कि एक मंदिर था जिसको बनाने में 1500 लोग लगातार 10 घंटे काम करते थे, और 5 सालों तक उन्होंने काम किया, तब जाके मंदिर बन पाया। शासक के आदेश पर आम लोग मंदिर के लिए ईंट बनाना, धातु खनिज लाना जैसे काम करते थे। सैकड़ों लोग मंदिर के शंकु बना देते थे, यानी किस तरीके से शंकु बनता था उसको बनाते थे और उसको पकाते थे। और रंग बिरंगे जो चीजें हैं जो कि दीवारों पर सजाने के लिए किया जाता था। अब उर नगर की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो नगर निर्माण और योजना की बात करूं तो उर की बात किया जा रहा है। कई बार क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नगर नियोजन उतना नहीं था, यानी कि नगर नियोजन का अभाव था। गलियां जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी और सकरी मतलब पतली थी, जिससे पहिए वाली जो गाड़ी है घरों तक नहीं जा सकती थी। जल निकासी की अभाव था, जिसकी वजह से घरों के आंगन में देखिए जल निकासी व्यवस्था काफी अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पूरा का पूरा जो पानी का सिस्टम था वो घर के अंदर ही कर लेते थे, जिसकी वजह से बाहर गलियों में कीचड़ नहीं हो। ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, उर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। व्यापार, वस्तु विनिमय, अनाज, वस्तु, धातु, ये जो है वस्त्र धातु, ये सब चीज वहां पे अच्छी खासी रूप में थी। व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता था, और लेखन प्रणाली भी अच्छी खासी थी वहां पर। सामाजिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वहां पे समाज में कई सारे वर्गों के लोग थे, जैसे कि राजा, पुजारी, व्यापारी, ठीक है, कारीगर, किसान, मजदूर, दास, ये सब चीज हुआ करते थे। युद्ध बंधु और गरीबों से जबरदस्ती भी काम यहाँ पर करवाया जाता था। आगे बात करते हैं तो धार्मिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उर नगर में बड़े बड़े मंदिर का निर्माण हुआ करता था। यहाँ पर पुजारियों के द्वारा संचालन होता था। मंदिर पूजा का केंद्र होता था, और साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधि का भी केंद्र हुआ करता था। प्रशासनिक काम भी यहीं से होते थे, यानी कि कर वसूली और लेखांकन की जो पूरी प्रबंध वाली चीजें थी सब यहीं से होती थी। घरों की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो घर के दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे, परिवार की गोपनीयता बनी रहती थी। कहा जाता है कि जो गेट है अंदर की तरफ खुलता है, तो अगर कोई आ जाए तो उस गेट के पीछे छुपकर बात किया जा सकता है ना। खासकर पहले इस प्रकार की चीजें थी जिसमें बहुओं को, घर की बेटियों को सबके सामने नहीं लाया जाता था। घरों के निर्माण में, ठीक है, निर्माण से जुड़े कई सारे अंधविश्वास भी थे, जैसे घर की जो दहलीज है, चौखट जो है, ये ऊंची उठी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मृत्यु और समाधि की अगर मैं बात करूं तो कब्रिस्तान नगर में ही बनाए जाते थे। मारी नगर की अगर मैं बात करूं तो मारी नगर 2000 ईसा पूर्व के बाद एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह एक प्रकार का व्यापार आधारित समृद्धि शहरी केंद्र था। यहाँ पे लकड़ी, तांबा आदि वस्तुएं नावों के द्वारा फरात नदी से तुर्की, दक्षिणी सीरिया, बेबीलोन तक भेजा जाता था। ठीक है, सामान लदे जलपोत मारी में रुकते थे, और अधिकारी माल का 10% जो हिस्सा यहाँ पर ले लेते थे। मारी मारी एक प्रकार का राजनीतिक केंद्र था। ठीक है, सॉरी,
मतलब शाही केंद्र के रूप में फला फूला, जो कि राजधानी के रूप में फला फूला। ये किसके बगल में था? फरात नदी के किनारे था, जहां पर सारी जो नावें हैं वहां पे रुका करती थी और 10% जो है प्रशुल्क वसूला जाता था। ठीक है। मारी नगर व्यापार था, कर प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। नगरों में राजा तथा अधिकारी प्रशासन का संचालन किया करते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं मारी का जो विशाल राजमहल शहरी निवास, प्रशासनिक केंद्र, कीमती धातुओं और आभूषणों के लिए माना जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े भवन थे, है ना। राजा जो था बहुत अच्छी तरीके से रहा करता था, अच्छे से रूल करता था यहाँ पर। ठीक है। धातु देखने को मिले हैं। लेखन और दस्तावेजीकरण की वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पत्र और अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। राजा के कहा जाता है कि राजा के भोज में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में रोटी, मांस, मछली, फल, ठीक है, मदिरा, बियर, ये सब चीज परोसा जाता था। नगरों में सामाजिक वर्ग मौजूद थे, जैसे शासक, अधिकारी, व्यापारी, सैनिक और आम नागरिक। ठीक है। मारी की इमारतें, महल संगठित रूप से बनाए गए थे, जो कि नगर की समृद्धि को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की उपलब्धियां। जैसे वहां पे सबसे पहले लेखन कला का विकास किया गया था, नगर नियोजन का निर्माण किया गया था, जैसे उरुक जैसे नगरों का निर्माण किया गया था। बड़े बड़े मंदिर थे, वास्तुकला, बड़े बड़े भवन थे, अच्छे से सजावट की गई थी, सिलेंडर मुहरे थे, मूर्तियां थी, दीवारें सजाई गई थी। वैज्ञानिक ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो 60 के आधार पर समय का मापन किया जाता है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 1 महीने में 4 हफ्ते हो गए। इस तरीके की चीजें यहाँ पे मानी जाती थी। ठीक है। यहीं से शुरुआत की गई थी। कानून प्रणाली काफी अच्छी खासी थी वहां पे। सिंचाई और कृषि प्रणाली भी अच्छी थी, उन्नत थी। ठीक है। खेती बाड़ी अच्छे से हो पाती थी क्योंकि वो दजला और फरात नदी के बगल में था। व्यापार और अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो लंबी दूरी के लिए व्यापार, तांबा, लकड़ी, पत्थर आदि का आयात और निर्यात किया जाता था। मुद्रा की जगह वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेना देना, इस तरीके की चीजें चलती थी। राजनीतिक और सामाजिक केंद्र का संगठन भी था, जहां पर संगठित शासन प्रणाली थी और नगर राज्य कर व्यवस्था यहाँ पे अच्छी खासी थी। समाज में विभिन्न वर्गों का स्पष्ट पहचान था। अब एक लास्ट आता है क्वेश्चन, क्या यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? तो देखिए, हाँ, यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, जो कि नीचे दिए गए पॉइंट से हम समझ सकते हैं। खानाबदोश पशुचारक एक जगह स्थायी रूप से नहीं थे, जबकि शहरी जीवन स्थायी रूप से बसती थी। वे अक्सर अपने पशुओं को चराने के तलाश में शहरों में पहुंच जाते थे और कई बार उन्होंने शहर इलाकों को हमला करके लूट लिया था। अन्न और पशु, धातु, ये सब चीज को लूट लिया करते थे और उनके हमलों से नगरों की सुरक्षा और व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता को कई बार नुकसान भी देखने को मिला है। वे शहरी प्रशासन तथा कानून व्यवस्था को चुनौती देते थे। उनकी जीवन शैली सांस्कृतिक शहरी समाज के मूल्यों और संरचनाओं से मेल नहीं खाती थी। इसी वजह से कई बार टकराव देखने को मिल जाते थे, क्योंकि इनका रहन सहन और शहरों में रहने वाले लोगों का रहन सहन बिल्कुल ही भिन्न हुआ करता था। मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के ऐतिहासिक अभिलेखों में ऐसे हमले का उल्लेख किया गया है कि मतलब कई बार उन्होंने हमला किया है। इसी वजह से शक होता रहता है कि खानाबदोश पशुचारक कई बार हमला कर देंगे। इन कारणों की वजह से शहरी जीवन की शांति तथा विकास के लिए खतरा माना जाता था। ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया ओवर। आई होप सो चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। रिवीजन के लिए काफी बेटर वीडियो है, इस चीज को आप देखिए, एक बार दो बार देखेंगे चीजें अच्छे से याद हो जाएगा। इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। लॉन्ग वीडियो इसका देखना है तो देखिए, 1 घंटे के आसपास का है, हर एक चीज को बारीकी से समझाएगा। चलिए फिर, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्ले स्टोर से विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे चीजें देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, आप चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।